इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब यानी 8 पार्ट्स में से 4 पार्ट हमने पहले कर लिए थे। और इसमें हमने नाउन के बारे में पढ़ा कि नाउन क्या है। नाउन एक नेमिंग वर्ड, यानी हमने इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट नाउन में। और कुछ नाउन ऐसे हैं जो सिर्फ फील किए जा सकते हैं, कुछ को हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन जो है वो नाउन को रिप्लेस किए जा सकते हैं। और एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। और जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव, वर्ब और अनदर एडवर्ब की विशेषता बताते हैं। ठीक है, आज का हमारा है वर्ब। अगर आपने वो वीडियो पहले नहीं देखी है तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप उसे जरूर देख लें। ठीक है, वर्ब आता है। वर्ब देखिए, अभी आज में हमने बहुत एक जनरल इंट्रोडक्शन ही लेना है। वर्ब बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वर्ब जो है एक बार बार हम पढ़ रहे हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। और एक और बात की, ना तो इसमें सेंटेंस जो आप बनाओगे ना वो स्पोकन में विदाउट वो बन सकता है और ना ही रिटन, यानी नो सेंटेंस कैन बी रिटन और स्पोकन विदाउट ए वर्ब। ठीक है, तो वर्ब जो है एक तो एक्शन होते हैं और एक वो स्टेट ऑफ बीइंग हो सकती है। अब जो एक्शन है, एक्शन में क्या बताता है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या करता है, व्हाट द सब्जेक्ट डज। और स्टेट ऑफ बीइंग में व्हाट द सब्जेक्ट इज। और एक और हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के पास क्या है, यानी सब्जेक्ट हैज, वो भी हम इसमें ले सकते हैं स्टेट ऑफ बीइंग में। अब आता है इसमें कुछ एग्जांपल हम लिख लेते हैं यहाँ पे। एक और बता दें कि वर्ब जो है वो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव 2 तरह की है, हमने पढ़ी थी पहले भी, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो विद ऑब्जेक्ट रहती है, इसमें ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, और ये विदाउट ऑब्जेक्ट भी अपना काम पूरा कर सकती है, अपना सेंस बना सकती है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। ही इज रीडिंग अ बुक, he is a doctor, और he has a car। तीनों में एक ही प्रोनाउन है, एक ही हमारा सब्जेक्ट है, और तीनों देखिए आप, हमने कहा कि एक है इसमें कि व्हाट द सब्जेक्ट डज। ही इज रीडिंग ए बुक, सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है यहाँ पे, एक बुक रीड कर रहा है। क्या सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट एक डॉक्टर है, व्हाट द सब्जेक्ट इज। और सब्जेक्ट के पास क्या है? व्हाट द सब्जेक्ट हैज। तो ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। यानी इन दोनों में ही हम देखेंगे कोई एक्शन नहीं हो रहा, लेकिन वर्ब तो है। ठीक है, तो वर्ब जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब दूसरी तरफ हम देखें कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की बात हम कर रहे थे। तो मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, द पियोन रिंग्स द बेल। देखो ये रिंग्स अगर यहाँ तक खत्म कर दे, द पियोन रिंग्स, तो ये कंप्लीट नहीं होगा। और अगर हम ये अब जो बेल है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। हम पीछे से रिलेट करते हुए चल रहे हैं ग्रामर को, तो ये हमारा एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और ये जो वर्ब है, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की जरूरत है, इसके बिना ही सेंस कंप्लीट नहीं कर रही है, तो ये आपकी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। मान लीजिए कि ट्रांजिटिव वर्ब का लिख लेते हैं, द चाइल्ड वीप्स, या यहाँ पे लाफ्स भी यूज कर सकते हो, बट कोई भी यूज कर लीजिए। अब लाफ्स या वीप्स को जरूरत नहीं है, बच्चा रोता है या बच्चा हंसता है, तो आगे जरूरत नहीं है इससे कोई भी ऑब्जेक्ट की। तो ये आपकी एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से वर्ब जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इतनी डिटेल से हमारा काम तो चलेगा नहीं। वर्ब हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब में भी वर्ब जो है वो मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स होती है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब्स होती है। और जो मेन वर्ब है हमारी, उसमें भी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की काफ़ी डिटेल्स आएगी, एक पॉजिटिव वर्ब भी होती है। तो उसको हम पूरा वर्ब वाले सेक्शन में पढ़ेंगे कंप्लीट जब हम करेंगे उसको। नेक्स्ट आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में जैसे प्री प्लस पोजिशन, तो इसकी देखो नाउन और प्रोनाउन से ये पहले रखे जाते हैं। जनरली जो है
प्लेस्ड बिफोर, मतलब पहले रखे जाते हैं। किससे पहले? नाउन और प्रोनाउन से। और ये इसका नाउन और प्रोनाउन का, एक नाउन और प्रोनाउन का दूसरे नाउन और प्रोनाउन से रिलेशन बताते हैं, या सेंटेंस में किसी अदर पार्ट से, अदर वर्ड्स से रिलेशन बताते हैं। ठीक है, तो टू शो रिलेशन बिटवीन नाउन प्रोनाउन, या हम कह सकते हैं एंड सम अदर वर्ड्स। ये तो होगी इसकी एक डेफिनेशन, अदर वर्ड्स के साथ इसका रिलेशन बताता है। अब आते हैं कि ये प्रेपोजिशन जो है वो सिंगल वर्ड भी हो सकते हैं और मोर देन वन वर्ड भी हो सकते हैं। तो सिंगल और ग्रुप ऑफ वर्ड्स हम कह सकते हैं, सिंगल और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हम कुछ प्रेपोजिशन के लिख लेते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। बाय हो सकता है, फॉर, बिकॉज ऑफ। देखिए बिकॉज ऑफ टू वर्ड का है, लेकिन वही एक मीनिंग देगा के कारण, फॉर के लिए, बाय के द्वारा। तो ये डिफरेंट मीनिंग देगा, हर जगह पे अलग अलग मीनिंग है इसका अकॉर्डिंगली। और सिंस, अबव एटसेट्रा। एग्जाम्पल से समझते हैं ऐसे कि कैसे ये एक नाउन से दूसरे नाउन का रिलेशन बताते हैं। जैसे द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। एक नाउन यहाँ पे ये है और एक नाउन यहाँ पे द कैट है। ठीक है, और इस नाउन का ये एक प्रीपोजिशन है बीच में, ये प्रीपोजिशन जो है वो इसका रिलेशन बता रहा है दूसरे नाउन के साथ। तो दो नाउन का हो गया, इनमें रिलेशन बता रहा है। और मान लीजिए हमने लिखा द बुक इज ऑन द टेबल। अब ये इसका बुक का, और मतलब ऊपर, अंडर मतलब नीचे, तो जो बुक का रिलेशन बताया जा रहा है टेबल के ऊपर है, तो टेबल से बताया जा रहा है। और दिस इज द बुक दैट I was looking for. I was looking for. ये देखिए ये प्रीपोजिशन यहाँ पे लगा हुआ है, तो हमने लिखा जनरली प्लेस बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन। अब जब यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है, द बुक, यहाँ बुक का एक रिलेटिव प्रोनाउन भी आ गया है, ये एंटीसीडेंट होता है। ये थोड़ा जब आप डीप में जाएंगे तो थोड़ी थोड़ी चीजें समझ में आ जाएगी। अब ये दैट या विच इस तरह से एक प्रोनाउन आ जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन, तो ये जो प्रपोजिशन होता है वो एंड में चला जाता है। तब यहाँ पे हम एंड में रखते हैं इसे। तो ये हो भी सकता है, और कई बार इसे ओमिट करके भी देखिए, दिस इज द बुक आई वॉज लुकिंग फॉर। यह वो बुक है मैं ढूंढ रहा था, मैं तलाश कर रहा था। तो यहाँ पे जो मैं तलाश कर रहा था ओमिट भी हो सकता है, तब भी वहीं पे आएगा ये, और यहाँ हो भी सकता है तब भी वहीं पे आएगा। तो आपने देखा कि प्रपोजिशन जो है वो वन वर्ड भी है, सिंगल वर्ड भी है, और नाउन और प्रोनाउन से पहले भी रखे जा सकते हैं। और जब रिलेटिव प्रोनाउन, या देखिए डिफरेंट पोजीशन की बाद में और बात करेंगे हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन की ओर, तो तब अलग रहेगा वो। एंड तब इसका जो हमने अभी रिलेटिव प्रोनाउन की बात की, तो ये उसमें एंड में रखा जाता है। नेक्स्ट आता है कंजंक्शन। कंजंक्शन को ज्वाइनिंग वर्ड्स बोलते हैं। कंजंक्शंस क्या होते हैं? ज्वाइनिंग वर्ड्स। वो ज्वाइन करते हैं किसे? कंजंक्शन ज्वाइन करते हैं वर्ड को वर्ड से, फ्रेज को फ्रेज से, क्लोज को क्लोज से, सेंटेंस को सेंटेंस से। तो ये ज्वाइनिंग वर्ड्स, वर्ड्स को, फ्रेज को, क्लोज को और सेंटेंस को, इनको ज्वाइन करने वाले वर्ड्स होते हैं वो ज्वाइनिंग वर्ड्स कंजंक्शंस कहलाते हैं। कंजंक्शन को लिंक वर्ड्स भी बोलते हैं, लिंकिंग वर्ड्स भी बोलते हैं, कनेक्टर्स भी बोलते हैं। और ये टू टाइप्स के हैं, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। सबऑर्डिनेटिंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हमने बनाए थे सिंपल सेंटेंसेस। मैंने आपको कहा था कि ग्रामर का हर एक जो टॉपिक है वो लिंक है, एक दूसरे से लिंक करते हुए पढ़े तो जल्दी समझ में आ जाएगा।
तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हमने बनाए थे कि जो जितने भी कंपाउंड सेंटेंसेस हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनते हैं और जितने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक है, और जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं, बट, बिफोर, आफ्टर, ये दोनों मैंने मिक्स लिखे हैं कंजंक्शन जो है, एज वेल एज, एंड, एटसेट्रा, बहुत सारे हैं। तो जैसे अभी इसको कनेक्ट करते हुए सेंटेंस बना लेते हैं हम, और हम इसे समझ लेते हैं कि कंजंक्शन किस तरह से कनेक्ट करते हैं। आई सॉ हर व्हेन शी वाज प्लेइंग। अब देखो इसमें आई सॉ हर एक क्लॉज, शी वाज प्लेइंग दूसरा क्लॉज, और इसको कंजंक्शन ने कनेक्ट किया। तो ये आपका एक कंजंक्शन हो गया, और आपको मैंने बताया था कि ये आपका एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये आपका एक मेन क्लॉज है, और दोनों क्लॉज मिलके जो आपका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं। तो इस तरह से पीछे से आप कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। ही इज टॉल बट थिन, दुबला है, लंबा है लेकिन पतला है। तो ही इज टॉल बट ही इज थिन, यूं भी कर सकते हो, बट ही इज थिन, लेकिन वह पतला है। इन दोनों को कनेक्ट करके एक तरह बोल सकते हो ही इज टॉल बट थिन, लंबा है लेकिन पतला है। ठीक है, तो इस तरह से कंजंक्शन जो है वो कनेक्ट करता है सेंटेंस को सेंटेंस से। तो ये यहाँ पे इसने क्लोज को क्लोज से कनेक्ट किया हुआ है। तो ये एक सेंटेंस भी है क्योंकि मेन क्लोज है, तो ये एक सेंटेंस है, ये एक मेन क्लोज है, ये एक मेन क्लोज है, ये जो टू क्लोज कह लीजिए या अलग अलग लिखेंगे कि इस दिन तक भी ये कंप्लीट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में देखिए ज़्यादा कुछ इतना नहीं है। हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पढ़े थे ना, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को बनाने में काम में आते हैं, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस इनके बिना भी बन जाते हैं। तो जैसे कोई भी सडन फीलिंग्स या इमोशंस कह सकते हैं, वो शो करने के लिए हमारे पास कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें, जैसे आप एकदम से कोई खुशी आपको दिखानी है तो आप एकदम से हुर्रा वर्ड बोल देते हैं, हुर्रा, और इसके बाद आप एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं, और या फिर आपने कहा वाओ, तो ये मार्क हमेशा इसके पीछे लगेगा। और जैसे बाकी का सेंटेंस हम बनाते हैं, हुर्रा वी हैव ऑल पास्ट, हम सभी पास हो गए, तो ये सेंटेंस में जो बाद वाला बनाया वो फुल स्टॉप के साथ बनाया। इस तरह से जितने भी इंटरजेक्शन के जो वर्ड्स है, जैसे हर्ष, अल्लास, जैसे मान लीजिए कोई दुख की बात होती है कि अल्लास दे हैड लॉस्ट एवरीथिंग, सारी चीजें मान लो उनकी खो गई है, एवरीथिंग इन द स्टॉर्म। अगर तूफान में सारी चीजें खो गई है तो अल्लास दुखी घटना है, अल्लास दे हैड लॉस्ट एवरीथिंग इन द स्टॉर्म। और ये जो हम इंटरजेक्शन वर्ड यूज करते हैं, ये एक्चुअली जैसे हमें हेलो, हाउ आर यू, एक सीधा सा भी पूछ सकते हैं हाउ आर यू, और हेलो करके उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, हाउ आर यू। तो ये आपका क्वेश्चन मार्क आ गया। तो इस तरह से ये इंटरजेक्शन जो वर्ड है, वैसे ये कोई पार्ट ऑफ स्पीच ज़्यादा रोल अदा नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, बट सडन फीलिंग्स के लिए कोई भी हमारे मुंह से जो एक अचानक से जो शब्द निकलता है स्ट्रॉन्ग एकदम से फीलिंग के लिए, तो वो ये इंटरजेक्शन वर्ड, और ये हमेशा जो एंड होगी ना, तो एंड्स विद आप लिख लीजिए कि इंटरजेक्शन के जो जितने भी वर्ड्स हैं वो एंड्स विद एक्सक्लेमेशन मार्क, ये एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होगी। हम दो वर्ड से जैसे सीन्स और आफ्टर के यूज से एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से प्रपोजिशन का काम भी कर सकते हैं और किस तरह से कंजंक्शन का काम भी कर सकते हैं, और बाकी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में काम आते हैं। लेकिन जब तक हम इन्हें पूरा डिटेल में क्लियर नहीं कर लेंगे तब तक हमें वो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो हम एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से दो काम वो एक साथ कर सकते हैं, मतलब दो काम कर सकते हैं। He has eaten nothing
since morning, since morning, यहाँ since का यूज हुआ है। I did not complete my work since I was ill. I was ill. He left the office after 7 o'clock. The winners were announced after the function got over. देखो, he has eaten nothing since morning, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। एक तो देखिए, इसे हमें पहचानने का एक तरीका, अगर हम ग्रामर के रूल के अकॉर्डिंग नहीं चले तो पहले इस को रिमूव करके देख लेते हैं। इसको रिमूव करने के बाद ये मॉर्निंग का कोई अपना मीनिंग नहीं निकलता, या कंप्लीट भी देखें तो ही हैज इटन नथिंग मॉर्निंग, कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन अगर इधर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू रूल देखें तो जो कंजंक्शन है वो दोनों तरफ या तो क्लोज टू क्लोज से, वर्ड को वर्ड से कनेक्ट करेगा। और ये देख लीजिए कि इसे रिमूव करने के बाद अगर दोनों सेंटेंसेस या दोनों क्लोजेस अभी भी कुछ मीनिंग दे रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं मीनिंगफुल सेंस में, तो इसका मतलब ये कंजंक्शन है। देखिए, आई डिड नॉट कंप्लीट माई वर्क, मैंने अपना काम कंप्लीट नहीं किया क्योंकि मैं बीमार था। ये क्योंकि का काम कर रहा है क्योंकि मैं बीमार था। इधर आ रहा है कि लेफ्ट द ऑफिस आफ्टर 7 o'clock, 7 o'clock के बाद उसने ऑफिस छोड़ा। आप इसको रिमूव कीजिए, 7 o'clock कोई मीनिंग नहीं दे रहा, कंप्लीटली लेफ्ट द ऑफिस 7 o'clock नहीं, आपका ये सेंस को मीनिंग को स्पॉइल कर देता है। इधर है द विनर्स वर अनाउंस्ड, इतना ही कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, और द फंक्शन गॉट ओवर, इतना भी ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो अगर हम ये कहें कि इस आफ्टर को हटाने के बाद भी दोनों सेंटेंस जो है वो इंडिपेंडेंटली जो है वो एडजस्ट कर रहे हैं और मीनिंगफुल सेंस बना रहे हैं, इट मीन्स ये आपका एक कंजंक्शन है। और भी बहुत सारे वर्ड हैं, सिंस एडवर्ब में भी काम करता है, तो वो हम सारी ये सारा कंप्लीट एक एक देखिए समझने के बाद पूरा डिटेल के अंदर, उसके बाद ही हम इसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। और नेक्स्ट अभी आपको बताया था, जैसा कि पिछले वीडियो में भी हम एक क्विज रखी थी और इसमें भी एक क्विज रहेगी, और आप उसे ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करा है तो वो भी कर लीजिए।